नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। ईडी ने नहीं किया विरोध। बीजेपी बोली जमानत मिलना क्लीन चिट नहीं। भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा बीजेपी में शामिल नहीं होने पर जेल भिजवाने की दी धमकी। बीजेपी का पलटवार, कहा ना माने पर बौखलाई आतिशी। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव ने हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, लेकिन कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। केंद्र और उत्तराखंड सरकार की भी खिंचाई। अब 10 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी का तूफानी चुनाव प्रचार। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने संभाली कमान तो कर्नाटक में अमित शाह का धुआंधार प्रचार। कांग्रेस की नीयत पर प्रहार। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार। निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग। मिड और स्मॉल कैप में खरीदारी। आईटी फार्मा शेयरों पर दबाव। विस्तारा की आज 52 फ्लाइट्स रद्द, यात्री परेशान। डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट। यात्रियों को रिफंड और एडवांस में जानकारी देने को कहा। सिविल एविएशन मंत्रालय भी नाराज। और भारत में तूफानी रफ्तार से बढ़ रहे हैं 5G ग्राहक। 10 करोड़ 5G ग्राहकों के साथ रिलायंस जियो सबसे आगे, तो भारती एयरटेल 7.5 करोड़ ग्राहक के साथ दूसरे नंबर पर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। वो पिछले 6 महीने से जेल में थे। संजय सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वो 3 महीने से ज्यादा समय से हिरासत में है और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में अब हिस्सा ले सकेंगे। अब ये जग जाहिर हो गया कि भाजपा ने शुद्ध राजनीतिक कारणों से ईडी का दुरुपयोग किया और इस प्रकार से उन्होंने संजय सिंह जी हो, मनीष सिसोदिया साहब हो, सत्येंद्र जैन हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, सबको जेल में झूठे आधार पे, फेक केस पे, कोई एविडेंस नहीं था, इस प्रकार जेल में रखा हुआ था। आज सच जीता है, भाजपा हारी है। वहीं संजय सिंह को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि संजय सिंह को जमानत मिलने का मतलब क्लीन चिट नहीं है। पहले तो ये बेल तब मिली है जब ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया। इसका मतलब आज के बाद आम आदमी पार्टी के पास ये कतई अधिकार नहीं है कहने का कि ईडी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। तो एक मैटर ऑफ प्रोसीजर को आप कह रहे हैं कि ये केस ही खत्म हो गया। ये केस ही नहीं था, शराब घोटाला ही नहीं हुआ। यदि शराब घोटाला नहीं हुआ तो आप नई पॉलिसी छोड़कर पुरानी पॉलिसी पर क्यों चले गए? यदि शराब घोटाला नहीं हुआ तो बताइए कि आप ही के साथी आज भी अरविंद केजरीवाल से उनका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से ही दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। आज दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर कई आरोप लगाए। आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश चल रही है और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। दोनों नेताओं ने दावा किया कि केजरीवाल के बाद अभी 4
और नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है, जिसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज के साथ साथ दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा भी शामिल हैं। आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी ने एक करीबी के जरिए उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया और ऐसा नहीं करने पर जेल जाने की धमकी देने का भी आरोप आतिशी ने लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। शराब घोटाला मामले में ईडी को अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसके बाद आतिशी ईडी के रडार पर आ गई है। ईडी को आतिशी पर गोवा चुनाव के लिए रिश्वत लेने का शक है। आरोप यह है कि शराब घोटाला केस में 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में भेजे गए। आतिशी गोवा चुनाव में आप की इंचार्ज थी और इंचार्ज ही सारे खर्च का हिसाब रखता है। इधर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आतिशी पर लगे आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने दावा किया है कि ईडी और सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले हैं। आतिशी पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरे गोवा के अंदर चुनाव लड़ा और कह रहे 70-80 लाख रुपए की जो है कैश ट्रांजैक्शन है, ये आरोप है, इसलिए हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। इसलिए हमारे 4 नेता अंदर हैं, 4 नेता और जाने वाले हैं। शर्म आनी चाहिए। कोई अगर देखेगा तो भारत की जो है पूरी की पूरी इमेज ही खत्म हो जाएगी कि ये इनकी जो है सेंट्रल एजेंसीज का हाल है। तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चलेगी। कीर्तिमान बना दिए हैं भ्रष्टाचार में। आज उनके प्रवक्ता आके कहते हैं हमें खबर मिली है कि हमारे घर भी रेड होगी, हम भी गिरफ्तार होंगे। तो कान खोल के सुन लो, पापी आपके जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। यह प्रतिबद्धता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। तो जब अरविंद केजरीवाल ने ही कह दिया कि इन दोनों की भी जांच होनी चाहिए, तो उसके बाद कुछ बच नहीं जाता। इसमें बीजेपी क्या है? अरविंद केजरीवाल बीजेपी के तो नहीं है। उन्होंने आपका नाम लिया है आतिशी जी, और नाम लेने के पीछे जो मैं समझता हूं, अरविंद चाहते हैं उनकी पत्नी सीएम बने, आप चाहती हैं आप सीएम बने, सौरभ भारद्वाज चाहते हैं सौरभ बने। तो उन्होंने तो कह दिया कि अब हम जा रहे हैं तो तुम लोग भी अंदर आओ, जो बाहर रहेगा वो चलाएगा, क्योंकि जेल से सरकार तो नहीं चल सकती। तो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली सरकार कैसे चलेगी, यह सवाल सबके मन में बना हुआ है। आम आदमी पार्टी जेल से दिल्ली सरकार को चलाने के लिए फॉर्मूला तैयार कर रही है। आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया है कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, और इसलिए आज आप विधायकों ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनके घर पर मुलाकात भी की। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से कहा कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता केजरीवाल जी के साथ खड़ी है और केजरीवाल किसी भी कीमत पर सीएम पद से इस्तीफा ना दें, वो जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएं। तो इस खबर पर अब पूरी जानकारी के लिए चलते हैं जावेद मंसूरी के पास। तो जावेद, ये बताएं, आम आदमी पार्टी में जो हलचल मची हुई है, खास तौर पर जो जेल से सरकार चलाने की बात की जा रही है, कौन सा फॉर्मूला है जिस पर इस वक्त आप विधायक चर्चा कर रहे हैं?
देखिए, आज बड़ा सियासी घटनाक्रम ये हुआ जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं, उनसे तमाम जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात काफ़ी देर चली और उसके बाद जो लब्बो लुआ मुलाकात का निकला वो ये निकला, सबने एक सुर में, सभी विधायकों ने एक सुर में ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ही उन्हीं के मुख्यमंत्री रहेंगे और वो मुख्यमंत्री हैं और जेल से वो सरकार चलाएंगे। ये कहा है सुनीता केजरीवाल से और ये भी कहा है कि इस संदेश को आप अरविंद केजरीवाल तक पहुँचा दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से जो लोग मुलाकात करेंगे उसमें सुनीता केजरीवाल भी हैं। देखिए, ये मुलाकात ऐसे टाइम में अहम है क्योंकि आज ही आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक आरोप लगाया था कि उनके करीबी जानकार के जरिए बीजेपी ने एक ऑफर दिया है उनको ज्वाइन करने के लिए कि अगर आप अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल चाहते हैं और करियर बनाना चाहते हैं तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लें। उसका खुलासा आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि जेल से सरकार चलेगी, लेकिन कई ऐसी पेचीदगियां हैं और कई ऐसे सवाल हैं कि आखिर जेल से सरकार कैसे चलेगी। हालांकि कोई ऐसा नियम नहीं है कि अगर कोई शख्स जेल में चला जाता है और वो किसी मुख्यमंत्री पद पर है तो वो इस्तीफा दे। ये पहली बार हो रहा है कि जब किसी सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया है। इससे पहले हमने हेमंत सोरेन के मामले में देखा कि जब उनको अरेस्ट किया गया उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद उनकी अरेस्टिंग हुई। तो आम आदमी पार्टी की दलील ये है कि दो ही सूरत में इस्तीफा हो सकता है, या तो अरविंद केजरीवाल के पास नंबर नहीं है, मतलब उनके पास बहुमत नहीं है, उन्होंने बहुमत खो दिया है। दूसरी कंडीशन जो है वो कानून के हिसाब से ये है कि अगर उनको 2 साल की सज़ा हो जाती है तो वो किसी पद पर नहीं बने रह सकते। लिहाजा कानून में तो ऐसी कोई व्याख्या नहीं है कि अगर उनको जेल हुई है तो वो इस्तीफा दे दें। ये आम आदमी पार्टी की दलील है। लेकिन अगर बात करें जेल मैनुअल की तो आखिर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल वहाँ से सरकार चलाएंगे, सवाल बने हुए हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनको मीटिंग्स करनी होती हैं। कोई भी फाइल अगर उपराज्यपाल के पास जाती है तो वो अरविंद केजरीवाल के थ्रू ही जाएगी। तो ये ऐसे तमाम सवाल हैं कि अगर सरकार वो चलाएंगे तो ये जो सारी प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम हैं सरकार चलाने के, ये कैसे पूरे होंगे। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी बने हुए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर अभी का स्टैंड ये है कि जेल से ही सरकार चलेगी और अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। जी शुक्रिया जावेद इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से जावेद बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपनी सहमति दे दी है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाए, लेकिन ये कैसे होगा फिलहाल इस पर मंथन जारी है। तो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद कैसे चलेगी दिल्ली की सरकार और दिल्ली में कब खत्म होगा सस्पेंस, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब बुलेटिन में वक्त हो गया है चुनावी महासंग्राम की खबरों का। बीजेपी समेत सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड के विकास और राज्य को लाभ पहुंचाने वाली अलग अलग सरकारी योजनाओं के बारे में बातचीत भी की। साथ ही उन्होंने मोदी की गारंटी को गिनाया और उन्हें पूरा करने की बात भी कही। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर और ज्यादा प्रहार होगा। साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाए, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2-2.25 महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है, और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में जेडीएस और बीजेपी की राज्य इकाई के नेताओं के साथ संयुक्त बैठक की। इस दौरान अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इंडिया गठबंधन
को भ्रष्टाचार का कुनबा बताया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को जब भी सत्ता मिलती है उसका मन भ्रष्टाचार में लगता है, जनता की सेवा में नहीं। कांग्रेस सरकार में 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। इसके अलावा अमित शाह ने एक एक करके कांग्रेस के कई बड़े घोटालों के नाम भी यहां गिनवाए। इंडिया अलायंस ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा, कांग्रेस शासन में 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला भ्रष्टाचार हुआ। 10 साल मनमोहन सोनिया की सरकार में 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। डीके शिव कुमार जी को तो भ्रष्टाचार से परहेज ही नहीं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले अजय निषाद ने बीजेपी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अजय निषाद मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी को टिकट मिलने से नाराज चल रहे थे। अजय निषाद ने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि वह पार्टी के धोखे से सदमे में है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा को मेंशन करते हुए कहा कि मैं पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने बाबा रामदेव के हलफनामे में गलत तथ्यों पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। तो इस खबर पर अब डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में इस मामले पर, और ये पूरा मामला जाता किधर दिखाई दे रहा है? आयुर्वेद के गुमराह करने वाले विज्ञापनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया था और उनको आज कोर्ट के सामने उपस्थित रहने को कहा था। आज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव दोनों कोर्ट के सामने उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनको कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आपने हमारे कहने के बावजूद आपने हलफनामा दाखिल नहीं किया। आप जो माफी मांग रहे हैं वो सिर्फ एक लिप सर्विस है। आप उन कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। कोर्ट ने उनके एफिडेविट को लेकर भी काफी एतराज जताया। कोर्ट ने कहा कि आपने जो एफिडेविट फाइल किया उसमें कई दस्तावेज आपने बाद में लगाए हैं, आपके ऊपर प्रीजरी का मामला बनता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सरकार से ही पूछा कि ये विज्ञापन लगातार 2 साल से आ रहे हैं, आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को भी इसके अंदर आरोपी बनाया। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा कि आपने अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है। सभी को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। तो इस दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट के सामने उपस्थित रहना होगा। शुक्रिया सीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज बाजार में फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन दायरे में कारोबार रहा और इसी के साथ सेंसेक्स 111 अंक गिरकर 73,904 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 9 अंक गिरकर 22,453 पर बंद हुआ। चलिए मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं यतिन से। तो यतिन, सबसे पहले बताएं आज बाजार की हाईलाइट्स क्या रही? गुड इवनिंग। और अगर हम बाजार की बात करें तो ऑब्वियसली एक दायरे में ही आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको एक्सपायरी मूड माहौल आता हुआ नजर पड़ा। इनफैक्ट लास्ट के 15-20 मिनट में आपने एक अच्छा उछाल डेज लो से निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा। अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो लगभग डेज हाई पे आपको स्टॉक बंद होता हुआ नजर पड़ा और कहीं ना कहीं उसके वजह से भी बाजार में आपको रिकवरी आती हुई नजर पड़ी। लेकिन क्लियरली आज एक्शन का दिन था मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1 से 1.25% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर पड़े और शायद इसीलिए बाजार का जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो लगभग 5 शेयर एडवांसेस की तरफ और 1 ही शेयर केवल डिक्लाइंस की तरफ आता हुआ नजर पड़ा। सेक्टोरली मीडिया, मेटल, ऑटो शेयरों में काफी अच्छी खरीदारी दिखी। आईटी और फार्मा शेयरों में हल्की फुल्की बिकवाली का माहौल रहा। ओके यतिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन से सेक्टर्स में आज सबसे ज्यादा एक्शन रहा और किन सेक्टर्स में सुस्ती दिखाई दी? देखिए निफ्टी गेनर्स से शुरू करते हैं और बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ मोमेंटम में आपको आते हुए नजर पड़े। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो टाटा कंज्यूमर, एमएनएम, बीपीसीएल, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी नजर पड़ी। 2 से 3% का मूव यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में थोड़ी बहुत बिकवाली थी तो आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे काउंटर्स में लगभग 1 से 1.5% तक का नुकसान देखने को मिला। इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजीज और हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर्स में बिकवाली भारी रही।
जहां तक कि मिड कैप्स का सवाल है, बहुत सारे गेनर्स यहां आपको दिखेंगे। टानला सॉल्यूशंस, वेरॉक इंजीनियरिंग, गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे काउंटर्स में 10% तक के इंट्राडे मूव्स आपको आते हुए नजर पड़े, और एनसीसी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में भी आपको 7-8% का मूव दिखा। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली आनंद राठी वेल्थ, कैपलिन पॉइंट, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली का माहौल रहा। ओके, शुक्रिया यतीन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। और साथ ही आज बाजार के फोकस में रहा आदित्य बिरला फैशन, जहां बड़े डीमर्जर का ऐलान हुआ है। इसकी हाइलाइट्स क्या हैं और इससे होने वाले फायदे क्या कुछ है, ये समझने के लिए अब चलते हैं सीधा सहयोगी मंगलम मालू के पास। तो मंगलम बताएं, एबी फैशन में डीमर्जर वाली डिटेल्स क्या हैं? आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ये स्टॉक काफी सालों से कुछ नहीं कर पा रहा है। आज 10-12% ऊंचा है क्योंकि कंपनी डीमर्जर रखने वाली है मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल और बाकी बचे कारोबार का। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस डीमर्जर से क्या वैल्यू अनलॉक होगा। ये जानने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि ये दो बिजनेसेस क्या क्या करते हैं। तो मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल में लुई फिलिप, एलन सोली, रीबॉक, फॉरएवर 21 जैसे ब्रांड्स रखे जाएंगे, और जो दूसरा बिजनेस है उसमें होगा पैंटालून्स, एथनिक वेयर, लग्जरी ब्रांड्स और उनके डिजिटल ब्रांड्स भी। इन दोनों बिजनेसेस को एक तरह से देखा जा सकता है। जो मधुरा फैशन का बिजनेस है वो 5% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 15% मार्जिन है, ये स्टेबल बिजनेस है। और जो दूसरा बिजनेस है इन्वेस्टमेंट फेज में है, उसका रेवेन्यू ग्रोथ 21% है, मार्जिन 8%, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट अभी भी चल रहा है, तो ये ग्रोथ ड्राइवर होगा। क्या आगे जाके ये कंपनीज 22 से 25% रेवेन्यू और एबिटा ग्रो कर सकती है? ये हमारा अजम्पशन है, क्योंकि शुरू के 9 महीनों में एबी फैशन ने 21% ग्रोथ ऑलरेडी दिखाया है। और जो स्टेबल बिजनेस है मधुरा फैशन का, वो अगर आप अज्यूम करें कि अगले 2 साल से 10 और 12% रेवेन्यू और एबिटा का ग्रोथ करेगा, तो ये दोनों के नंबर्स अगले 2 साल FY26 में कुछ इस प्रकार होंगे। 9600 करोड़ एबी फैशन का रेवेन्यू, 800 करोड़ एबिटा, और मधुरा फैशन का करीब 11000 करोड़ रेवेन्यू और 1800 करोड़ एबिटा। अब प्रश्न यह है कि इन्हें वैल्यू कैसे किया जाए, क्योंकि एबी फैशन ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। स्ट्रीट इसे हो सकता है ज्यादा मल्टीपल दे, 20 टाइम EV टू एबिटा के हिसाब से इसका जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो करीबन 16000 करोड़ होगा, और मधुरा फैशन 15 टाइम EV टू एबिटा FY26 जो हमने अज्यूम किया था उस पर 27000 करोड़। तो टोटल मिला के 42000 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यू इन बिजनेसेस का होता है, जो इन मल्टीपल पर भी ट्रेंड से काफी बड़े डिस्काउंट पर ट्रेड करता है। इन सब सवालों के लिए और इन सब अजम्पशंस के लिए हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। सबसे पहला, ABFRL के बुक्स में कितना कैश है और वो कैसे बटेगा, और साथ ही साथ उनके सितंबर में डेट और पेएबल्स क्लोज टू 9300 करोड़ के आसपास थे, वो कैसे बटेंगे, और फंडिंग आने के बाद ABFRL में ग्रोथ कैसे होगी जो वो कैपिटल के लिए देख रहे हैं, कैसा उसका उसका डिवीजन होगा, डाइल्यूशन होगा, और दोनों प्रॉफिट्स कैसे करेंगे, ये सब सवाल बहुत अहम है। शुक्रिया मंगलम इस पूरे न्यूज अपडेट के लिए। और अब एक जरूरी बात हम आपको बता दें कि हमारे नाम से सोशल मीडिया में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। हमें शिकायतें मिली हैं कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एडवाइजरी सर्विस के नाम पर आप लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। हमारी आपसे अपील है कि आप इन घोटालेबाजों के जाल में ना फंसे। आपकी थोड़ी सी जागरूकता आपको बड़े वित्तीय नुकसान से बचा सकती है। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के नाम पर हो रहा है फर्जीवाड़ा। ये फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ये चल रहा है कि मैं कुछ स्टॉक्स चुनूंगा अप्रैल में, और पहले 1000 मेंबर्स के लिए फ्री है, और आप आइए और जुड़िए इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। हम में से कोई भी कभी इस तरीके के व्हाट्सएप ग्रुप में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और ना कभी ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप चलाएगा। सोशल मीडिया में फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अनुज सिंघल के नाम पर कई तरह के मिसलीडिंग विज्ञापन दिए जा रहे हैं। निवेशकों को मोटे रिटर्न का लालच दिखाकर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है। फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए ब्रिटेन के नंबरों का इस्तेमाल हो रहा है। अनुज सिंघल को एक बड़े ब्रोकर का कंसल्टेंट भी बताया जा रहा है। लेकिन हम आप दर्शकों से अपील करते हैं कि ऐसे फेक सोशल मीडिया हैंडल से सावधान। हम सोशल मीडिया में किसी भी तरह की कोई पेड सर्विस नहीं देते हैं। आप किसी झांसे में आकर अपना नुकसान मत कीजिए। हम फ्रॉड करने वालों को भी कड़ी चेतावनी दे रहे हैं, वो भी हो जाएं सावधान। अनुज सिंघल या CNBC आवाज के नाम पर फेक आईडी चलाने वाले लोग हमारे रडार पर हैं।
उन पर हमारी पूरी नजर है। उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनकी शिकायत पुलिस और सेबी में भी की जाएगी। ये आपको एक वार्निंग है, पुलिस कंप्लेन, साइबर पुलिस कंप्लेन ये भी होगी, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। चलिए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि विस्तारा की फ्लाइट्स क्यों हो रही हैं रद्द। देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको बताते हैं टाटा टेक के बारे में, जहां आज शानदार तेजी देखने को मिली। कंपनी ने BMW के साथ ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और IT सॉल्यूशन के लिए JV की है। JV में दोनों कंपनियों की 50% की हिस्सेदारी रहेगी। इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं हर्षदा सावंत से। तो हर्षदा जी बताएं, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? स्टॉक में हमने देखा एक अच्छा खासा एक्शन, इनफैक्ट कल दोपहर से स्टॉक एक्शन में रहा है, लेकिन BMW के साथ एक जॉइंट वेंचर में कंपनी उतरी है। अब इस JV में दोनों की 50-50% पार्टनरशिप रहेगी। काम बेसिक है, ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर कंपनी बनाएगी और साथ ही IT सॉल्यूशंस के कारोबार में ये जॉइंट वेंचर काम करता हुआ दिखाई देगा। सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स जो एक प्राथमिकता रही है और टाटा टेक्नोलॉजीज का बेसिक कोर बिजनेस रहा है, उसी के तहत ये BMW की लग्जरी या फिर प्रीमियम कार्स पर काम होता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए ये JV साइन किया गया है। शुरुआत करीब 100 कर्मचारियों से होगी। 3 हब्स बनेंगे, पुणे, बैंगलोर और IT। चेन्नई में लार्जली IT सॉल्यूशंस का काम होगा, लेकिन पुणे और बैंगलोर वाले हब्स में कंपनी वो ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर पर काम करने वाली है। अब मार्केट ने इस तरह का रिएक्शन क्यों दिया है, इसके 2-3 कारण हैं। लिस्टिंग इसकी अच्छी रही, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं दिए। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में अगर आप देखें 15% नीचे ट्रेड कर रहा है, वो एक चीज थी। दूसरी चीज जो बाजार पर काफी ज्यादा जो मार्केट को संकोच में डाल रही थी कि कंपनी का जो इस समय 30% रेवेन्यू आता है वो लार्जली टाटा ग्रुप कंपनियों से ही आता है, तो वहां पर एक कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क था। लेकिन इस तरह का JV और एक बड़ी कंपनी BMW जैसी कंपनी के साथ हाथ मिलाने के बाद वो कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क कम होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए उस स्टॉक में एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट कल बोफा सिक्योरिटीज ने इस पर एक बाय कॉल इनिशिएट किया है। पहले न्यूट्रल थे, उनका टारगेट भी 1250 के आसपास आया है, उस लिहाज से स्टॉक फ्लेवर में था ही, लेकिन आज 4 चांद लगे हैं ये BMW की डेवलपमेंट के बाद। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज बाजार में AC और कूलर बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स में भी तेजी रही है और इसके पीछे वजह है कि मौसम विभाग ने यह प्रेडिक्शन किया है कि इस साल भीषण गर्मी पड़ने जा रही है और साथ ही साथ लू का भी डबल अटैक का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या कुछ डिटेल्स हैं इस पर? अब सीधा चलते हैं यतिन के पास। तो यतिन बताएं, मौसम विभाग की प्रेडिक्शन के बाद किस तरह से AC कूलर बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है? आज के सत्र में काफ़ी सारे कूलर स्टॉक्स ऊपर हैं, AC स्टॉक्स ऊपर हैं। अगर हम कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में आपको दमदार मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली ये जो IMD की जो वार्निंग है हीट वेव की, इसको लेके है बाजार में थोड़ा बहुत मोमेंटम। IMD ने कहा है कि अपकमिंग जो समर सीजन है, यानी जो आगे आने वाले 3 महीने हैं, वो काफ़ी कठिन रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में भारत में आपको हीट वेव आती हुई दिखाई पड़ेगी। इनफैक्ट IMD के हिसाब से जो अबव नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर है वो नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर में देखा जाएगा, महाराष्ट्र में देखा जाएगा, काफ़ी सारे उड़ीसा के इलाके में देखा जाएगा। तो जो सेंट्रल इंडिया है, महाराष्ट्र के पार्ट्स हैं, उड़ीसा के पार्ट्स हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी इस समर सीजन में आपको होने वाली है। ऑब्वियसली इसको लेके बाजार का एक अपना ही एनालिसिस है कि भाई चलो गर्मी आने वाली है तो AC के शेयर चलेंगे, सिम्फनी जैसे शेयर्स चलेंगे जो कूलर्स बनाते हैं, हेवेल जैसे कंपनी चलेंगी जो पंखे बनाते हैं। लेकिन अगर आप ICICI सिक्योरिटीज़ की रिसर्च देखें और जो हमने हीट वेव का डेटा कंपाइल किया है, उसके मुताबिक हीट वेव का किसी भी प्रकार का कोरिलेशन AC स्टॉक्स के साथ पाया नहीं गया है सेल्स ग्रोथ को लेके। अगर आप पिछले 3-4 हीट वेव की बात करें जो 1992 और 2002 के बीच में हुए, फिर लास्ट 10 साल में हुए, FY16 में एक हीट वेव हुआ, FY20 में एक हीट वेव हुआ, तो इस सब पीरियड्स में आपने देखा कि एक सबपार ग्रोथ इन सभी एयर कंडीशनिंग और AC कूलर कंपनी से दिखाई हैं। इनफैक्ट अगर हम वोल्टास की रिपोर्टेड रेवेन्यू CAGR कहें तो 1992 और 2002 में जब एक बड़ी हीट वेव देखने को मिली थी ये कार्यकाल में, तो सेल्स ग्रोथ केवल 4% था। FY16 से लेकर FY20 तक जो 3 हीट वेव आई
उसमें जो एसी और कूलर्स का सेल्स ग्रोथ था वो सिंगल डिजिट का था। और ऑब्वियसली अभी की जो लेटेस्ट हीट वेव थी 2022 की, थोड़े सालों पहले, यहाँ आपने वोल्टास और सिम्फनी के सेल्स में 25 से 30% का इजाफा देखा। ऑब्वियसली वो लास्ट ईयर के बेस का इफेक्ट भी था, लेकिन कोई भी प्रकार का कोरिलेशन यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो आप ये मत समझिए क्योंकि IMD एक हीट वेव की वार्निंग दे रही है तो एसी ज़्यादा बिकेंगे, पंखे ज़्यादा बिकेंगे। मुझे लगता है इंडियंस एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट पसंद करते हैं और उनको पता है कब एसी चलाना है, कब फ्रिज खरीदना है, कब पंखे खरीदने हैं। तो वो जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्टैटिक रहती है। ऐसा नहीं कि गर्मी पड़ने वाली तो लोग भागते हैं एसी खरीदने के लिए, कूलर्स खरीदने। शुक्रिया यतिन इस पूरे न्यूज अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं टाटा समूह की एयरलाइंस विस्तारा की, जिसकी उड़ानें लगातार रद्द हो रही है और इसे लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नाराजगी भी जताई है। अब DGCA ने विस्तारा से रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि फंसे हुए यात्रियों की सुविधा के लिए एयरलाइंस ने क्या कुछ प्लान बनाया है। इस खबर पर डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, ये बताएं विस्तारा की संकट को लेकर अब क्या एक्शन लिया जा रहा है? जी, दरअसल ये जो पूरा मामला है ये पायलट्स की जो सैलरी है उसको लेकर है। अब एयर इंडिया से जो विस्तारा का मर्जर है उसकी प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पायलट्स को काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जो विस्तारा के हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग उनके कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उन्हें 70 फ्लाइंग आवर्स के हिसाब से फिक्स्ड जो है सैलरी मिलती है, लेकिन जो नया कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें उन्हें 40 के हिसाब से, 40 फ्लाइंग आवर्स के हिसाब से ही मिलेगी। इसके बियॉन्ड उनको एक्स्ट्रा अलाउंस मिल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर एयरलाइंस क्या करती है कि जो आपका फिक्स फ्लाइंग आवर्स है उस तक ही सीमित रखती है, उससे ज्यादा आपको ड्यूटी नहीं देती है। तो इसको लेकर काफी ज्यादा रोष रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि विस्तारा के कई सारे जो पायलट्स हैं उन्होंने सिक रिपोर्ट किया है फ्लाइट से पहले, और इतनी ज्यादा गंभीर बात हो गई कि पिछले पूरे हफ्ते अगर हम देखें तो 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। कल ही अगर देखें 50 फ्लाइट्स तो कल ही जो है या तो देरी से चली या कैंसिल हुई, और आने वाले दिनों में भी ये जारी रहने की उम्मीद है। अभी विस्तारा ने एक स्टेटमेंट किया है कि उन्हें जो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्ड फ्लाइट्स है उसे कम करना पड़ रहा है। कुछ रूट्स पे वो ड्रीम लाइनर्स लगा रही हैं ताकि जो यात्री हैं उनको बहुत दिक्कत ना हो, लेकिन ये समस्या बरकरार रहने वाली है। DGCA ने इसका संज्ञान लिया है। DGCA ने कहा है कि 3 चीजें कही हैं। पहली चीज तो कि हर दिन आप रिपोर्ट दीजिए कि आप कितनी फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं। दूसरी चीज कि एडवांस में जो यात्री है उनको जानकारी दी जाए, ऐसा ना हो कि यात्री एयरपोर्ट पहुंच जाए तब उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है। और तीसरी चीज की जो सिविल एविएशन रूल्स हैं, चाहे वो कैंसिलेशन को लेकर हो या रिफंड को लेकर हो, इनका पालन किया जाए। तो DGCA तो इसको लेकर काफी सख्त है। आज सुबह ही सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इसका संज्ञान लिया, कहा कि एयरलाइंस क्या कर रही है उनके बिजनेस में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन यात्रियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चूंकि ये मामला पायलट्स को लेकर है, क्रू को लेकर है, तो ये जब तक विस्तारा की तरफ से, टाटा ग्रुप की तरफ से जब तक कोई एक क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, हम उम्मीद करते हैं कि ये बरकरार रहेगी। शुक्रिया रोहन इस पूरे अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। ब्रॉडबैंड स्पीड एंड मेजरमेंट फर्म ओकला ने भारत में 5G परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में 5G रोल आउट बेहद तेजी से हो रहा है, इस बात का जिक्र किया गया है। करीब 17.5 करोड़ लोग 5G सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। 5G स्पीड की बात करें तो भारत 14वें नंबर पर है। खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़े हैं असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं क्या है इस रिपोर्ट की हाईलाइट? अक्टूबर 2022 में टेलीकॉम कंपनी ने 5G सेवाओं के रोल आउट की शुरुआत की थी। टेलीकॉम कंपनियां बहुत तेजी से 5G ग्राहक जोड़ रही हैं। अब तक टेलीकॉम कंपनियों ने 17.5 करोड़ 5G ग्राहक बना लिए हैं। सबसे पहला नंबर आता है रिलायंस जियो का, जिसने अब तक 10 करोड़ 5G ग्राहक बनाए हैं, जबकि एयरटेल ने 7.5 करोड़ 5G ग्राहक बनाए हैं। ये भी बता दूं कि वोडाफोन आइडिया ने अब तक 5G सेवाओं की शुरुआत नहीं की है। ओकला की रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि जो रिलायंस जियो की 5G की उपलब्धता है वो भारतीय एयरटेल के मुकाबले 2 गुनी है। रिलायंस जियो की 5G की उपलब्धता 68% है, जबकि एयरटेल की 5G की उपलब्धता मात्र 30% है। इतना ही नहीं, जो डाउनलोडिंग स्पीड है 5G में वो 4G के मुकाबले 14 गुना है। एवरेज डाउनलोड स्पीड 5G की 301 MBPS पर सेकंड है। और भारत की अगर मैं स्पीड की रैंकिंग की बात करूं तो भारत दुनिया में 14वें नंबर पर आता है। तो टेलीकॉम कंपनियां बहुत तेजी से ग्राहक बना रही हैं और बहुत तेजी से अपनी 5G स्पीड को बढ़ा रही हैं। तो जल्दी ही भारत इसमें अपनी रैंकिंग को भी सुधार लेगा और दुनिया में दूसरा या तीसरा स्थान ले लेगा।
शुक्रिया सीम उकला की इस रिपोर्ट की हाईलाइट हमें बताने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स बचाने के लिए घर किराए का फर्जी क्लेम करना आपको भारी पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने एचआरए फ्रॉड के हजारों मामले पकड़े हैं। इन सभी मामलों में विभाग ने टैक्स नोटिस जारी कर टैक्स पेयर से सफाई मांगी है। देखिए पूरी खबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8 से 10 हज़ार ऐसे मामले पकड़े हैं जिनमें 10 लाख रुपए से ज़्यादा का फर्जी एचआरए क्लेम किया गया है। इनमें से कुछ मामलों में 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का क्लेम किया गया है। इनकम टैक्स छूट हासिल करने के लिए लोग किराए की फर्जी रसीद और मकान मालिक का गलत पैन नंबर दे देते हैं। विभाग ने पैन डिटेल्स के जरिए मकान मालिक से पूछताछ कर फर्जीवाड़ा पकड़ा है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि विभाग गलत तरीके से डिडक्शन या छूट की कड़ी निगरानी कर रहा है। अब प्रोसेसिंग हो गई है एआई है मशीन लर्निंग के थ्रू। मशीन लर्निंग और एआई ने सारी चीज़ों को सर्वर पे आपस में कनेक्ट कर दिया। आप किसी का पैन दे रहे हो कि मैं उसको रेंट पे कर रहा हूँ, बट वो आदमी अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त रेंटल इनकम शो नहीं कर रहा, क्योंकि लैंडलॉर्ड को भी रिक्वायर्ड है कि वो भी टेनेंट का पैन दे, तो वो शो नहीं कर रहा। तो वहाँ पे वो पकड़ में आ गया कि ये जो आपने डिडक्शंस क्लेम करी हैं ये फेक क्लेम करी हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 1013A के तहत कंपनी की तरफ से कर्मचारी को मिलने वाले एचआरए पर टैक्स छूट मिलती है। छूट लेने के लिए ज़रूरी है कि कर्मचारी किराए के मकान में रहता हो और मकान मालिक को हर महीने चेक या ऑनलाइन माध्यम से किराया पेमेंट करता हो। 1 लाख या 1 लाख रुपए से ज्यादा सालाना किराया चुकाने पर एचआरए क्लेम करते वक्त मकान मालिक का पैन डिटेल्स देना जरूरी होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाद में ये चेक करता है कि मकान मालिक ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त ये जानकारी दी है या नहीं। अगर नहीं दी है तो ये गड़बड़ी साफ तौर पे पता चल जाती है। लिहाजा समझदारी इसी बात में है कि टैक्स पेयर आइंदा से गलत एचआरए क्लेम करने से बचें। आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। चलिए अब आपको बताते हैं कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। जिंदगी में हंसी मजाक की अहमियत हम सब जानते हैं, लेकिन रिश्तों को मजबूत रखने में भी ह्यूमर का बड़ा रोल है। इसी पर होगी आज चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। चलिए अब एक जरूरी बात हम आपको बता दें कि हमारे नाम से सोशल मीडिया में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। हमें शिकायतें मिल रही हैं कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एडवाइजरी सर्विस के नाम पर आप लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। हमारी आपसे अपील है कि आप इन घोटालेबाजों के जाल में ना फंसे। आपकी थोड़ी सी जागरूकता आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के नाम पर हो रहा है फर्जीवाड़ा। ये फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ये चल रहा है कि मैं कुछ स्टॉक्स चुनूंगा अप्रैल में और पहले 1000 मेंबर्स के लिए फ्री है और आप आइए और जुड़िए इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। हम में से कोई भी कभी इस तरीके के व्हाट्सएप ग्रुप में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ना कभी ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप चलाएगा। सोशल मीडिया में फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अनुज सिंघल के नाम पर कई तरह के मिसलीडिंग विज्ञापन दिए जा रहे हैं। निवेशकों को मोटे रिटर्न का लालच दिखाकर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है। फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए ब्रिटेन के नंबरों का इस्तेमाल हो रहा है। अनुज सिंघल को एक बड़े ब्रोकर का कंसल्टेंट भी बताया जा रहा है, लेकिन हम आप दर्शकों से अपील करते हैं कि ऐसे फेक सोशल मीडिया हैंडल से सावधान। हम सोशल मीडिया में किसी भी तरह की कोई पेड सर्विस नहीं देते हैं। आप किसी झांसे में आकर अपना नुकसान मत कीजिए। हम फ्रॉड करने वालों को भी कड़ी चेतावनी दे रहे हैं, वो भी हो जाएं सावधान। अनुज सिंघल या सीएनबीसी आवाज के नाम पर फेक आईडी चलाने वाले लोग हमारे रडार पर हैं। उन पर हमारी पूरी नजर है। उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनकी शिकायत पुलिस और सेबी में भी की जाएगी। ये आपको एक वार्निंग है। पुलिस कंप्लेन, साइबर पुलिस कंप्लेन ये भी होगी, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।